गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के 11वें अध्याय बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में जानेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1890 में हुआ था। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की थी और उसकी मृत्यु सन 1968 में हो गई। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने रचनाएं एवं पत्र पत्रिकाएं लिखने शुरू की, जो बाद में छपने भी लगी। उनके द्वारा लिखी गई पत्रिकाएं हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नए धारा। उनके द्वारा लिखा गया पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली में प्रकाशित है, जो 8 भागों में बटा हुआ है। उनकी लेखनी विभिन्न विधाओं में है, जिसमें पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्पाली एक नाटक है, माटी की फूल की मूर्तें ये एक रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर ये उनके द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है, और जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। उनकी लेखनी की विशिष्ट शैली होने के कारण उसे कलम का जादूगर कहते हैं। यहाँ उनके द्वारा लिखा गया पाठ बाल गोविंद भगत के माध्यम से उन्होंने बाल गोविंद भगत को इस कहानी के नायक के रूप में दर्शाया है, जो दिखने में तो सन्यासी लगते हैं किंतु एक गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते हैं। वे किस तरह से अपनी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हैं, इसको यहाँ दिखाया गया है। साथ ही साथ गांव के ग्रामीण जीवन को भी देखने को मिलता है, किस तरह गांव के लोग रहते हैं, उसकी जीवन शैली कैसी होती है। आइए हम उनके द्वारा लिखित पाठ बाल गोविंद भगत के सारांश को देखते हैं। बाल गोविंद भगत जो कद के मझोले थे और गोरे चिट्टे आदमी थे, साथ ही साथ उसकी उम्र की बात कही जाए तो वे 60 साल से ऊपर और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में मात्र लंगोट पहनते थे और सिर पर कबीरपंथी टोपी लगाते थे। सर्दियों में वे कंबल ओढ़ लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायने में साधु थे। माथे पे वे चंदन का टीका लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। उनका एक बेटा और एक बहू थी। वे कबीर को मानते थे। किसी दूसरे की चीज वे बिना बोले नहीं छूते, ना ही झगड़ा करते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, उसी में वे खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे। वे कबीर के पद का मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब पूरा गांव खेती कर रहा होता, तब वे पूरे शरीर में कीचड़ को लपेटे रोपनी करते हुए गीत गाते थे। भादों की अंधियारी में उनकी खिजड़ी सारा संसार सोया रहता, तब उसका संगीत जागता। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती।
वे सुबह स्नान करने के लिए नदी जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खिचड़ी लेकर बैठ जाते और अपना गायन शुरू कर देते थे। इस तरह हम देखते हैं कि वे काफी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और संगीत साधना करते। तब देखा देखी जिस दिन उसका इकलौता बेटा मर गया, उन्होंने मरे हुए बेटे को एक चटाई पर लिटाकर उसके ऊपर सफेद कपड़ा ढक दिया और कुछ फूल बिखेर दिए। सामने आसन जमाए बाल गोविंद भगत गीत गाने शुरू कर दिए और बहू को रोने धोने के बजाय उत्साह मनाने के लिए प्रेरित करने लगे, क्योंकि उसके अनुसार आत्मा परमात्मा में मिल गई है। ये बहुत आनंद की बात है। उन्होंने चिता की आग भी बहू से ही दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि समाप्त हुई, उसने बहू के भाई को बुलाकर बहू को दूसरा विवाह करने के लिए कहा। बहू जब नहीं चाहती थी कि वे उनका घर छोड़कर जाए, वह उसकी सेवा शुश्रूषा करना चाहती थी, किंतु बाल गोविंद भगत ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने दलील दी, अगर वे ऐसा नहीं करेंगी तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद की मृत्यु भी उसी अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से 3 कोस पर जाते थे। घर से खाकर वे एक बार निकलते और वापस आकर ही खाते थे। बाकी दिन उपवास पर रहते थे। किंतु जब उनका शरीर बूढ़ा हो गया, तब भी वे इसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे। अचानक एक बार उनकी तबीयत खराब हुई, किंतु उन्होंने पूजा पाठ नहीं छोड़ी और पुरानी अपनी जो सुबह उठकर घूमने की दिनचर्या थी वो भी उन्होंने नहीं छोड़ी। लोगों ने मना किया पर वे किसी की एक ना सुनी। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने उसका गाना नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो बच्चों, ये हुआ बाल गोविंद पाठ का सारांश। आप इस पाठ को पूरी तरह पढ़ें और पढ़ने की प्रैक्टिस भी करें अच्छी तरह से। इतना ही, धन्यवाद।